एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है, पसलियों से लग गई हैं आते, खेत अभी भी बंजर हैं। जी हाँ, नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ किसानों की। हमारी ये शेर शायरी पूरी पीड़ा दर्शाती है उस भारतीय किसान की जो अपने बंजर खेतों में इस सरकार से अपील लगा रहा है कि उसको एमएसपी मिल जाए, उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं। इसी क्रम में, इसी संबंध में आज हम आए हैं लखनऊ स्थित राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य कार्यालय में और यहाँ हम तमाम पदाधिकारियों से बात करेंगे क्योंकि आगामी चुनाव भी सर पर हैं। हम पूछेंगे उनकी क्या रणनीति है, वो किन मुद्दों के साथ मैदान में उतर रहे हैं और क्या वाकई में कोई गठबंधन किया है। तो ट्यून इन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो बात होगी रोजगार की, युवा वर्ग को रोजगार, शिक्षित वर्ग को रोजगार, और सर चार ऐसी और बिंदु। किसानों की बात होगी कि किसानों से जो वादे किए जाएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल की बिक्री हो। और विडम्बना तो ये चली आ रही है अब तक, एक हलवाई जो मिठाई बनाता है वो अपना भाव खुद तय करता है। किसी हलवाई की दुकान पर 300 रुपये किलो मिले, कहीं 400 रुपये किलो मिले, कहीं 500 रुपये किलो मिले, लेकिन किसान जो फसल उगाता है उसका भाव एसी और कूलर में बैठे हुए लोग तय कर देते हैं कि इतने में जो है किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, लागत उसकी कितनी रह जाएगी। तो किसान के साथ बड़ी विडम्बना है। कोशिश होगी आगामी सरकार की, हमारी सरकार जो बनेगी, कि किसानों की सारी विडम्बनाएं दूर की जाएं और किसानों को खुशहाल ज़िंदगी मिले। तो सर आप कह रहे हैं कि प्रदेश में आपकी सरकार आएगी तो प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। तो सर इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने प्रदेश में गंगा मैया हैं और उमा भारती जी भी, इन दोनों को कैसे देखते हैं? बड़ी हंसी आती है कि एक साध्वी जो संत महात्मा लोग बड़े इज्जत और आदर के साथ देखे जाते हैं, संतों के नाम पर ये सरकार बनी। और उमा भारती ने शुरू में कहा था कि गंगा अगर निर्मल न हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। तो एक अफसोस है कि साध्वी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी, वो अपनी बात पे नहीं लिख सकी और आज वैसे ही वो टहल रही हैं, वैसे ही वो घूम रही हैं। तो उनको सोचना चाहिए। और मैंने शुरू में ही कहा था जब गंगा की सफाई की बात हुई थी कि पूरे विश्व के पापों की सफाई गंगा स्वयं करती है। माँ गंगा इतनी श्रेष्ठ अपनी जगह पर हैं, तो उनकी सफाई की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे, सूरज को दीपक दिखाने की बात करने लगे। इससे बड़ी और शर्म की कोई बात नहीं होगी। माँ गंगा निर्मल है, स्वच्छ है और पवित्र है, वो कभी गंदी है ही नहीं सर, लेकिन वो जो सफाई की बात थी वो तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इसलिए बात कर रही थी क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है उससे तो दूषित होती है ना। अरे तो भैया ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट दूसरी तरफ ले जाने का, लेकिन गंगा स्वयं में इतनी पवित्र है कि चाहे जो वेस्ट जाए वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो आप एक मीडिया मैनेजमेंट आप करके इस तरह से चलाना चाहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो फैक्ट्रियों का जो है वेस्ट है उसको आप कहीं किनारे दूसरी तरफ ले जाइए, उसको मोड़ने का प्रयास कीजिए। गंगा की सफाई के बाद आप करके ठेकेदार को करना चाहते हैं। गंगा माँ निर्मल थी और निर्मल है और निर्मल रहेगी। और इसके साथ आप मुझे ये बताइए, प्रदेश में जो नारी शक्ति के लिए जो इतने केंद्र में स्कीमें चलाई हैं प्रदेश सरकार में, क्या धरातल के सत्यता में है आपके साथ? देखिए, वेदों में एक श्लोक लिखा है, इधर नारद से पूजन से रमनते तक देवता। नारी की पूजा होनी चाहिए और नारी पूजा की योग्य होती है। नारी सृष्टि की जन्मी है, नारी पर ही पूरा देश टिका हुआ है, नारी पर ही सब कुछ टिका हुआ है। कहना चाहिए कि नारी वो शक्ति है जिसके अंदर सारी शक्तियाँ समाई हैं। तो सरकारों को चाहिए कि नारियों को सिर्फ रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं, नारी को सम्मान देने की दृष्टि से काम किया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी में न बेटियां सुरक्षित हैं, न नारियां सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही कोई भी सुरक्षित है। तो जब नारी की सुरक्षा नहीं हो सकी तो आपकी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं। तो सर मैं ये मानूँ कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल चुनाव मैदान में नारियों को टिकट देने वाला है? निश्चित रूप से हर चुनाव में टिकट देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ एक हिसाब से देखा जाए तो 30% नहीं बल्कि 40% नारियों को टिकट मिलता है। आप रोजगार सृजन के लिए क्या योजना लाने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये है
कि कुटीर उद्योगों को भी महत्व दिया जाए कि 24 के पक्ष में। आज तमाम कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि जैसे छोटे छोटे ईंट बनाने के, स्याही बनाने के कारखाने हुआ करते थे, आज वो पेन ही बंद हो चुके हैं जो ईंट से लिखे हैं। और यही कारण है बच्चों की राइटिंग खराब हो रही है, डॉक्टर से लिखते अच्छी राइटिंग ही नहीं मिलती। आज बड़े बड़े डॉक्टर जिसे ढूंढ लीजिए जिसकी राइटिंग पढ़ने में नहीं आती, क्योंकि इंक वाले पेन खत्म हो गए, निब का चलन खत्म हो गया। तो छोटे छोटे जो धंधे किए जाएंगे तो उससे गाँव का भी विकास होगा, पलायन भी रुकेगा। तो शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और फैक्ट्रियाँ भी बनेगी, छोटी भी बनेगी, बड़ी भी बनेगी, ये भी होगा। और सरकारी नौकरियाँ जितनी हैं, जितनी भी खाली पड़ी हैं, निश्चित रूप से सबसे पहला काम नौकरियाँ देने का काम होगा। सरकार उन नौकरियों की जगह पूर्ति करेगी बेरोजगारों के माध्यम से। एक सर अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा कि जितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है टिकट पा जाते हैं, गाँव में कर जाते हैं, इस पे राष्ट्रीय लोकदल ने क्या कुछ मंथन किया है कि इस बार उनको टिकट नहीं देंगे या सस्पेंड करेंगे? क्या स्टैंड है? राष्ट्रीय लोकदल किसी अपराधी को टिकट नहीं देगा। छोटे मोटे अगर राजनीतिक मुकदमे उसके ऊपर हैं, 332 का मुकदमा है, 151 का मुकदमा है, इसको तो नगण्य माना जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, गंभीर अपराध करने वाले जिसके ऊपर हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे केस होंगे उसे राष्ट्रीय लोकदल टिकट नहीं देगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ तिवारी जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की और समझा कि क्या रणनीति के साथ राष्ट्रीय लोकदल आगामी चुनाव में उतरेगी। आप बने रहिए और भी न्यूज़ खबरों के साथ हमारे साथ डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ पे। मैं हूं कपिल, लखनऊ से। धन्यवाद।